नमस्कार। एक बार फिर आप सभी के बीच में हूँ, हाजीपुर से, वैशाली से, लोकतंत्र की धरती से, मौत के शहर से। आज मैं पेपर पढ़ रहा था तो उसमें ये था कि बिना मास्क वोट देने जाएंगे तो 50 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। मैं 3 दिन पहले और 5 तारीख को भी कहा था, जब चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा निकाला और किस प्रकार से हाजीपुर के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उन सभी ने बजाबते अपने कार्यशैली से, अपने जिम्मेवारियों के साथ किस प्रकार से उन लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि हम किस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि जो परिस्थिति चल रही है उन परिस्थितियों में हम किस प्रकार से अपने आप को खड़ा करें, समाज को खड़ा करें और अपनी जिम्मेवारियों को कैसे निभाएं, यह एक बड़ा सवाल बन करके खड़ा हो गया है। अक्सर हम सभी लोग इस बात पे फोकस करते हैं कि हम अपनी जिम्मेवारियों को, नैतिकता को एवं बहुत सारी प्रणाली है, संवैधानिक संरचनाओं को देख करके हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और हमें जैसा बताया जाता है कि हम संवैधानिक दायरों में हमेशा रहें। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी हो जाती है कि हमारे संविधान के संचालकों के द्वारा इस बात के लिए गंभीरता नहीं दिखाई जाती है कि हम किस प्रकार से और कौन से कदम उठा रहे हैं। कोरोना काल को लेकर, वैक्सीन को लेकर के इस देश में जिस प्रकार से नौटंकी और एक भयावह स्थिति बताने का प्रयास किया जाता है, हमने तो 25 जून 1975 नहीं देखा है, जब आपातकाल की घोषणा हुई थी और लोग त्राही त्राही कर रहे थे, जैसा कि आज की वर्तमान सरकार और आरएसएस भाजपा कहती रही है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसमें जब दाढ़ी वाले बाबा जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं, डराते हैं लोगों को, तो यह समझ में नहीं आता है कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं या जो बचपन में हम लोग को, आप लोग को, हर लोग को दादी नानी सुनाती होगी कि एक दाढ़ी वाले बाबा आते हैं, झोला लेके आते हैं, बच्चे को ठग के ले जाते हैं, उस झोला में डाल के ले जाते हैं। यह वही स्टोरी है और एक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में झोला लेकर के जिस प्रकार से ये एक प्रोपेगेंडा, एक दैविक चमत्कार वाली जो बात कही जाती है वो समझ से परे है। मान लिया कि हाजीपुर का जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक 5वें 6ठे जेंडर के रूप में जो अभी उत्पत्ति नहीं हुए उस श्रेणी में आते होंगे, क्योंकि ये पुरुष स्त्रीलिंग और संवैधानिक दायरों में जो कहा गया है उसके अनुसार तो मुझे किसी जेंडर में नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि किसी जिम्मेवारी को लेकर के इनकी जो भूमिका है वो आम आदमी के साथ अवैध वसूली, डंडे चलाना, गुंडई करना, आम आदमी के प्रति जिम्मेवार हैं। ये आम आदमी के प्रति मतलब जिम्मेवारी ऐसी है कि किसी भी प्रकार से उनका शोषण, खून चूस लिया जाए, आर्थिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, आम आदमी को ही परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। मान लेते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री, गृह जो यहाँ के गृह विभाग देखते हैं, सामान्य प्रशाखा वगैरह देखते हैं, ये सब अंधे हों, लेकिन 18 घंटे 22 घंटे काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री को, जिनका हनुमान आज निकला है आशीर्वाद यात्रा करने, लगातार वो
रैलियां कर रहा है, गांव-गांव घूम रहा है, विभिन्न गांवों में घूम रहा है। चिराग पासवान पे कार्रवाई करने में हमारी जो भारत सरकार है वो असक्षम क्यों है? या एक राजनीतिक परिपाटी जो 2 दिन पहले देखने को मिली कि सरकार और नेतृत्व बदलना चाहिए था, वहाँ पीछे एक खाली डब्बे को बदल दिया गया। यानी इंजन खराब था, लेकिन इंजन को न बदल करके डब्बे को बदल दिया गया। जब इंजन में ही खराबी है तो डब्बे बदलने से कोई मतलब और कोई फायदा तो होता नहीं है। खैर, इस देश में हम आम जनता, आम लोग इसी उम्मीद में रहते हैं कि हम कुछ बेहतर करें और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि भारत की जनता इतनी सुस्तीपन जो दिखा रही है, गहरी निद्रा में है, वो आने वाले समय में आपके राष्ट्रवाद की सारी परिभाषाओं को बदल देगा। वैसे भी आप लॉकडाउन के बाद देखेंगे कि हत्या और लूट की जो घटनाएं हैं उसमें दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हुई है। सबका साथ सबका विकास का नारा मजबूत हुआ है। हर हाथ को रोजगार है, हर हाथ मोबाइल पे व्यस्त है, हर हर मोदी घर घर मोदी करने के लिए, हिंदुत्व का राग नापने के लिए। लेकिन हमारे युवाओं की जो मानसिकता होती जा रही है, एक वैकल्पिक सोच होती जा रही है कि अपने जीवन के साथ क्या करें और ना करें, उसके प्रति जिम्मेवार नहीं हो रहे हैं। वो फेसबुक और ट्विटर पे भी व्यस्त रह रहे हैं। दिन भर जो हमारा पेपर है उसमें भी आप न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़ चैनलों पे देखते हैं कि आईटी एक्ट को भी लेकर के रोज़ तमाशे हो रहे हैं। लोग लगातार सभी बिंदुओं पे बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल की बात आती है तो हमारे किसी भी सिस्टम में लोग उन लोगों के प्रति जिम्मेवार नहीं दिखते हैं जो जिनकी जिम्मेवारी वाकई में है कि नियमावली को फॉलो किया जाए। लोग उस बात को सुने, समझे और जाने कि किस आधार पर हमें सड़कों पे चलना है, किस आधार पे हमें अपने घरों में रहना है। ये सारी नियमावली जो बताई जाती है या बनाई गई है वो हमारे फिल्मों के माध्यम से हम तक पहुंचाई जाती है और उसमें यह बताया जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए लोग कितने मजबूत होते हैं। वो यह बताते हैं कि वो लोग कितने पावरफुल हैं कि कानून, संविधान, ये सारी चीज़ उन आम लोगों के लिए है, आम जनता के लिए है जो लोग इन विषयों को नहीं समझ पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं। हमें इन बातों पे गौर करना पड़ेगा, गौर करने की ज़रूरत है कि हम सभी लोग इन विषयों को लेकर आगे बढ़ें। किस प्रकार से इन विषयों पे काम करना है। अगर वाकई में भारत को एक संवैधानिक और एक संविधान के संरचनाओं के तहत अगर चलाना है तो आम आदमी की भागीदारी, एक घर में रोजी रोटी की तरीके से आपको देश चलाने के प्रति भी जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। ऐसे राजनेताओं को आज मेरी एक चर्चा चल रही थी कुछ लोगों से। उन्होंने बताया कि कुछ विधायक सांसद जो हमारे जिला के ही हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल तक में हैं, कुछ विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, कुछ ने अपने पत्नियों को भी विधायक सांसद बना लिया है, लेकिन उनकी छवि कहाँ है। भले ही वो विधायक हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, कुछ चंद लोग के अलावा जो भी लोग हैं वो बोल इसलिए नहीं पाते हैं कि बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था उनके इर्द गिर्द घूमती है। जो अपराधी हैं सदन में चले गए हैं। आम जनता के नज़र में अगर स्पष्ट रूप से अगर निर्वाचन की प्रक्रिया हो, गुप्त मतदान की प्रक्रिया सही तरीके से हो, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे अपराधियों का प्रवेश सदन में होगा।
चुनाव प्रचार में जिस प्रकार से, चाहे अभी आप चिराग को देखेंगे कि आशीर्वाद यात्रा के नाम से नौटंकी कर रहे हैं। यही नौटंकी अगर वो अपने संसदीय क्षेत्र में करते, जनता के प्रति जिम्मेवारी के साथ करते, तो कुछ महत्व समझ में आता कि जनता के लिए वो काम करने का विचार कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के साथ भी जो लोग आकर के जुट गए हैं, कई राजनीतिक दल ने भी समर्थन दिया है। ये सभी लोग अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए सभी लोग एक दूसरे के साथ जुटे हैं, पड़े हैं, या विपक्ष में लाइजनिंग चल रही है, सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। भारत और राज्य या जिस प्रकार से भारत माता की चर्चाएं चलती हैं, उन विषयों को लेकर मुझे गंभीरता किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग जो दिखाते हैं कि मैं वाकई में कुछ करना चाहता हूँ, दिख नहीं रहा है। एक आवाज़ तक बुलंद नहीं हो पा रही है कि आखिर चिराग पासवान को रैली करने की अनुमति दी जा सकती है, स्वतंत्रता मिल सकती है। वो हजारों हजार लोग जुटा करके यह दिखा रहे हैं कि उनके साथ जन समर्थन है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। अगर हम यह कह दें कि हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, 50-100 लोग को बुलाएंगे, तो उसके लिए 50 प्रकार के नियमावली, दंड प्रावधान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन चिराग पासवान के लिए क्यों नहीं? ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है, पर्सनल कोई चर्चा है, बात है। लेकिन जब नियम की बात आती है, कानून की बात आती है, जिसके तहत वो हाजीपुर से शुरुआत किए कि मेरे पिता का माँ मानते थे, माँ जैसी मानते थे, तो उनके लिए हम सम्मान के व्यू से, तो हाजीपुर शहर के ही लोगों से कम चिराग पासवान मिल लेते। 20% लोगों से, 10% लोगों से भी, जो लोग आज उनके पिता के द्वारा बनाए गए हाजीपुर शहर में डूब कर रोज अपना दिनचर्या में जो भी रोटी चावल बनाने की भी जो प्रक्रिया है, आज भी 30% से ऐसे ज़्यादा लोग हैं शहर के अंदर जो अपने घरों में चौकी पे खाना बना रहे हैं। 70% ऐसे लोग हैं जो आज भी हाजीपुर शहरी क्षेत्र में पानी में रह रहे हैं। और अब धीरे धीरे गांधी चौक, सुभाष चौक, एसडीओ रोड थोड़ा मोड़ा धीरे धीरे सूखा है, जो स्थिति देखने को मिल रही है। आज बहुत दिन के बाद मैं जो नखास चौक से जरुआ तरफ रोड जो मस्जिद चौक होते हुए जाता है, उसमें मैं गया। कुछ दिन पहले तक, मुझे लगता है 6 महीने के आसपास पहले तक, वो रोड बहुत ही ख़राब था, टूटा हुआ था, बनाने की प्रक्रिया में था, वो बनने की प्रक्रिया में था रोड। आज मैं उस रोड में गया हूँ तो देखा कि सड़कें बनी हैं, लेकिन 40% से ऊपर सड़क बह चुका है। यानी पिछले 6 महीने में भी जो सड़कें बनी, वो 6 महीने के अंदर 30, 40, 50% से ऊपर बह चुका है। नई सड़क बनी हुई, बह चुकी है, टूट चुकी है। यह बात समझ में नहीं आता है कि आखिर किन परिस्थितियों में यहाँ के सांसद, विधायक, बाप ने कुछ किया तो उनके बेटे आकर के उस पूंजी को, जैसे लग रहा है कि बाप दादा ने कमा करके रखा हुआ है, वो मेरी संपत्ति है, उसको ले जा। क्योंकि हमारा संविधान दोषपूर्ण संविधान है। इसमें राजनेताओं की चाटुकारिता, गुलामी, दलाली के लिए पूर्ण रूपेण से जगह है। इसलिए हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र 1977 से आरक्षित है, और इसी का नाजायज, असंवैधानिक, अव्यवहारिक और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत रामविलास पासवान ने इसको हाईजैक करके रखा। मरने के बाद भी आज उनके 2 जनरेशन अब लड़ रहे हैं कि उनकी संपत्ति है, उनका प्रॉपर्टी जैसा लग रहा है कि जैसे परिवार की जो पैसा कमा के रामविलास ने रखा है, उसकी हम बंटवारा करें, बांटे, एवं जो भी चीज़ है। यहाँ पे स्थिति चिराग पासवान के लिए नियमावली नहीं, कोरोना काल नहीं, प्रोटोकॉल कोई नहीं, डीएम, एसपी, एसडीपीओ, एसडीओ सब उनके
पीछे लगे हुए हैं कि उनका रैली सफल हो जाए। और किस बात की रैली सफल हो जाए? कोई कानूनी व्यवस्था नहीं, कोई मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी जैसे नियमावली सारे ताक पे रखे गए। उसी प्रकार से जैसे चिराग के राम नरेंद्र मोदी ने भी रैली जब तक की तब तक कोरोना देश में नहीं था, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे ही उनके यहाँ रैलियाँ शुरू, क्या बोलते हैं, कोरोना काल आ गया, देश में कोरोना काल आ जाता है। और फिर अभी कुछ चुनाव का वक्त ख़त्म और आने जाने का प्रक्रिया चल रहा है, उसी बीच में कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा है तो आना ही है, इसमें कोई दो राय और संशय में कोई न रहे कि नहीं आएगी। क्योंकि जितने भी मेडिकल कंपनियां हैं, मेडिसिन कंपनियां, उनकी दवाइयों को बेचवाना भी है, बच्चों तक लगवाना है। 150 करोड़ आबादी है भारत की, सभी को लगवा देना है। लगवाएंगे तभी तो ये पूंजीपति कल के डेट में उनको चुनाव लड़ने के लिए 2024 में पैसा देंगे, समर्थन देंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक चाल में बहुत अच्छी दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को पकड़ लिया। एक, भगवान श्री राम को, जो हिंदुत्व सनातन से होते हुए बहुत कुछ कह के करके चले गए और आगे भी उनके नाम पे खेल चल रहा है। दूसरा है कि आदमी की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के इन्होंने कोरोना का एक ऐसा प्रोपेगेंडा खेल खेला है कि जिस काल में सिर्फ राजनेताओं को और चुनावी राज्यों में ही कोरोना नहीं पहुंचता है, लेकिन जैसे ही कोरोना राज्य में चुनाव खत्म होता है, कोरोना का वार वहाँ हो जाता है। बिहार में कोरोना की ज़बरदस्त महामारी थी, लेकिन जैसे ही चिराग पासवान रैली करने निकले, वैसे ही कोरोना काल बिहार में ख़त्म हो गया। वैशाली में लगातार कोरोना से, और आज भी जाइएगा तो मनीष जो यहाँ का एसपी है उसके नेतृत्व में, जिलाधिकारी जो उदिता सिंह है उसके नेतृत्व में सरकारी तौर पे जो अंग्रेजी हुकूमत में पुलिस पदाधिकारी थे, गुंडे थे, जो देशवासियों का शोषण करते थे, यही के लोग यहाँ शोषण करते थे। वही परंपराओं के लोग आज भी हमारे यहाँ शोषण की परंपराओं के लिए गांधी चौक, रामाशीष चौक, सिनेमा रोड, हॉस्पिटल रोड, कहें स्टेशन रोड, पासवान चौक, एवं गली गली नखास चौक है, उधर आर्यन कॉलेज रोड है, यानी कहीं न कहीं फिर आप जाइए कुन्हारा घाट रोड में भी पुलिस की गाड़ी असंवैधानिक रूप से, अव्यवहारिक और अलोकतांत्रिक रूप से आपको घेर करके मारेगी, पीटेगी, आपसे पैसे वसूल करेगी। 50 से 60% रेवेन्यू के नाम पे जाता है, और 50-60% रेवेन्यू के बदले वो घर में पॉकेट में अधिकारियों के पॉकेट में जा रहा है। चंद 3 दिन हुए हैं, आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि एक बच्ची का गर्दन कट गया, और बेशर्म पत्रकारिता और बेशर्म प्रशासनिक और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने, मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी खबर पेपर के फ्रंट पेज के लायक कोई खबर रही होगी। लेकिन खैर, किसी को क्या कहा जाए, सब लोग मस्त हैं, मस्त रहिए। हमारा एक प्रयास है कि पत्रकारिता के जिस आयाम को देश ने हमेशा अपने पत्रकारिता से देश को डेवलप करने, उसके युद्ध को, लड़ाई को, आज़ादी की लड़ाई हो या संवादों की लड़ाई हो, लोगों तक जन जन संवाद और जागरूकता फैलाने का जो दायित्व निभाने का जो जिम्मेवारी हमेशा से पत्रकारों ने लिया और सामाजिक रूप से आगे बढ़ कर के अपने दायित्व का निर्वहन किए, सरकारों के सामने कभी नहीं झुके, सरकार के विज्ञापनों के बदौलत कभी वो किसी बात को लेकर के काम नहीं किए, उन सभी चीज़ों पे हम सभी लोग चुपचाप, बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे, शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घरों में बैठ करके हमने अपने मानवीय सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी है। बहुत लंबा वीडियो
करने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं एक बार फिर से कहूँगा कि अब भी वक्त है। कोरोना और कोरोनोलॉजी को समझिए। बस में चलना है तो आपको कोरोना का वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेके चलना होगा। आपको प्लेन में जाना है तो कोरोना का वैक्सीन लेकर के चलना होगा। आपको सड़कों पे चलना है, लाइसेंस बनवाना है गाड़ी का, आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, रिटर्न फाइल करना है, तो आपको कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपको जारी करके देना होगा। आपके एम्प्लॉय जितने हैं उनको वैक्सीन लग गया, उसकी पुष्टि आपको करनी होगी। तब आप इस देश के राष्ट्रवादी नरेंद्र मोदी के दलाल चाटुकार सब कहे जाएंगे आप। लेकिन नरेंद्र मोदी की दलाली और चाटुकारिता और उनकी अमर्यादित असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप हैं, बच्चों के गर्दन काट दिए जाते हैं, बैंक लूट ली जाती है, रोज रोज तमाशा हो रहा है। और खतरा किसको है? तो आम आदमी को। हर बात के लिए आम आदमी जिम्मेवार है। आपके साथ कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का, जिसको संविधान ने, इस कानून ने अपराधी माना है, अगर वो बैंक रॉबरी कर लेता है और आपको नहीं पता है और उससे आपकी बातचीत हो जाती है, तो आप उस केस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसे इस देश का कानून बेल पे छोड़ा है कि आप अपराधी हैं, लेकिन आपको समय समय पे कोर्ट में शामिल होना होगा। उन अपराधियों के लिए उस कानून पे उस जज कोई जिम्मेवारी नहीं है, उस वकील की कोई जिम्मेवारी नहीं है, उस पुलिस प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि उसके प्रति कि उसने पकड़ा, उसको छोड़ा और किसने क्या किया, उसके प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन परिवार उस बातों के लिए जिम्मेवार है। अगर आज भी अगर आपके परिवार में किसी को कोरोना का अगर सर्टिफिकेट मिल जाए तो पूरा का पूरा घर खाली हो जाएगा। आपके माता पिता, भाई बहन, बच्चे भी आपको देखने के लिए तैयार नहीं होंगे। शायद अगर कोई देखने के लिए तैयार हो जाए तो गांव समाज से लेकर के सब कुछ कट जाएगा। एक ऐसा हौवापन बना दिया गया है कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो। लेकिन यही चुनाव अभी है, आशीर्वाद यात्रा निकाला है चिराग पासवान ने, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई भी नियमावली की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चुनावी और रैलियों में राजनेताओं की भेड़िया धसान सोच में कोरोना नहीं आता है। तो आप लोग भी मस्त रहिए, खुश रहिए। और मैं कहूँगा कि बहुत उम्दा है कि आप लोग आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाइए, क्योंकि जो खेल राष्ट्रवाद के बाद अब दलितवाद का चल रहा है, जिसे रामविलास पासवान ने लगभग 44-45 साल निभाया है, अब बेटा कुछ न कुछ उससे बड़ा तो करेगा ही करेगा। उसकी चाटुकारिता करने वाले, दलाली करने वाली टीम भी बहुत बड़ी है। खैर, बिहार की जनता हमेशा से दुनिया के नज़र में मूर्खों की भीड़ कही जाती रही है, और इसी भीड़ का हिस्सा अगर आप हम बन के रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप एक बीमारी, कैंसर से खतरनाक हैं, इससे बड़ा क्या उपमा हो सकता है कि बिहारी के लिए, कि अब फिर से पुनः लोग कहते हैं कि बिहारी की स्थिति और बिहारी किस चरित्र के, कैरेक्टर के होते हैं, वो आपको हमको समझने की जरूरत है। राजनेताओं ने जिस प्रकार से बिहार को बनाया है और आगे बनाने की प्रक्रिया चला रहे हैं, या जनरल डायर और हिटलर, एलिजाबेथ, फलान, बहुत सारे स्टोरी हैं, औरंगजेब, बाबर, अकबर, उसी कहानी को पुनः हम लोग आगे बढ़ाते चले। और ये राजनेता, सदन में बैठे लोग, नियम हमारे लिए बनाए, लेकिन अपने आकाओं के लिए वो नियमावली से
की जगह पे उनको सुरक्षा प्रोटेक्शन दे। कोरोना काल, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये सारे नियमावली ख़त्म हो गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।